देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हाइपरबोला। सबसे पहले तो हमें यही है कि भाई हाइपरबोला होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो हाइपरबोला क्या है आपके पास, इट इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। देखिए भाई इलिप्स में आपने किया था ऐड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस। Set of all points in a plane, the difference of whose distance, the difference of whose distances from two fixed point in the plane is a constant. देखो हाइपरबोला और इलिप्स में जो आपको डिफरेंस है वो यही है। यहाँ पे आपने लिखा है डिफरेंस, और जो आपने इलिप्स में बात की थी तो यहाँ पे बोला था द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन इज अ कांस्टेंट, या फिर बोले सेम आना चाहिए। तो इलिप्स और हाइपरबोला की जो डेफिनेशंस है उनमें इतना सा ही कुछ डिफरेंस है। अगर हम फिजिकली या ज्योमेट्रिकली अगर हम बात करें तो जो हाइपरबोला है वो किस टाइप का दिखेगा और उसके अंदर जो टर्म्स हैं उनको हम इंडिकेट कर लेते हैं। तो देखिए इलिप्स में आपने कंप्लीट इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ की थी। हाइपरबोला में इलिप्स को दो पार्ट्स में ब्रेक करके और एक को इस तरफ से घुमाते, या फिर बोले हम दो पैराबोला ले लेते हैं, ठीक है। एक राइट साइड से ओपन है और एक लेफ्ट साइड से ओपन है। इस टाइप की अगर कोई शेप है आपके पास तो इस टाइप की जो शेप्स हैं इनको बोलते हैं हमें हाइपरबोला। इसके अंदर भी सभी चीजों को डिफाइन करते हैं। भाई आपके पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स के बारे में बात हुई तो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स हम ये ले लेते हैं, F1 और F2। यहाँ पे जो ये है इसको बोलते हैं हम सेंटर, इनको डिफाइन कर लेंगे। ये इलिप्स और ये जो एक्सिस आपको देख रहे हैं जिसमें से फोकस पास कर रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो जैसे आपके पास उसके अंदर मेजर और माइनर एक्सिस के बारे में बात हो रही थी तो यहाँ पे भी इन एक्सिस को कुछ नाम दिया गया है। वो नाम क्या है, एक तो आपके पास है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो दूसरी है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो जब पैराबोला आपके पास है उसमें कुछ इसी टाइप्स के फिगर रहेगी और ये टर्म्स हैं। अब देखो जो भी आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करोगे वो इस सेंटर से होगा, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसको आपने वर्टेक्स बोल रखा है इसकी डिस्टेंस होगी a। यहाँ से जो आपके पास फोकस है उसकी डिस्टेंस हो जाएगी c। तो चाहे आप किसी भी वर्टेक्स की देखें या किसी भी फोकस की डिस्टेंस देखें वो दोनों डिस्टेंस आपको सेम मिलेंगे। अब एक एक चीज करके इन सभी चीजों को डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास हम बात करते हैं फोकी। यहाँ पे भी फोकी क्या है भाई, फोकस का प्लूरल फॉर्म। द टू फिक्स्ड पॉइंट, जो भी आपके पास दो फिक्स पॉइंट्स हैं इन हाइपरबोला आर नॉन एज फोकी, या फिर फोकस का प्लूरल फॉर्म है ये ऑफ हाइपरबोला।
हाइपरबोला में जो आपने दो फिक्स पॉइंट्स के बारे में बात की है, उन्हीं फिक्स पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? हम फोकस बोलते हैं, और फोकस का प्लूरल फॉर्म हमने ले रखा है फोकी। नेक्स्ट आपके पास आती है ट्रांसवर्स एक्सिस। या फिर ट्रांसवर्स एक्सिस से पहले आप यहाँ पे डिफाइन करना चाहो तो सेंटर को बोल सकते हैं। पहले सेंटर ले लीजिए ट्रांसवर्स एक्सिस से, क्योंकि ट्रांसवर्स एक्सिस सेंटर से पास करेगी, तो हम पहले डिफाइन कर लेते हैं सेंटर। सेंटर क्या आएगा भाई? द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining the two foci of hyperbola। सेंटर क्या आपके पास? मिड पॉइंट होगा कोई भी उस लाइन सेगमेंट का जो दोनों फोकस को ज्वाइन कर रहा है। देखिए आपने सेंटर को यहाँ पे डिफाइन किया था, ये जो है ये आपका है सेंटर। तो ये दोनों जो फोकस को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके मिड पॉइंट को हमने बोल रखा है सेंटर यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटर के बाद हम बात करते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस का। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है? ए लाइन थ्रू टू फोकी एंड center of hyperbola is called transverse axis। ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। अब जब ट्रांसवर्स एक्सिस के बात हो गई तो हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होगी? A line through center and perpendicular to transverse axis is called conjugate axis। एक ऐसी लाइन जो ट्रांसवर्स एक्सिस से परपेंडिकुलर आ रही है और सेंटर से पास कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? कॉन्जुगेट एक्सिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस कौन से हो गए? वर्टिसेस देखिए आपको यहाँ से देख के ही डिफाइन कर सकते हो। वर्टेक्स क्या है? ट्रांसवर्स और हाइपरबोला का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं। The intersecting points of hyperbola and transverse axis are called intersecting points of transverse axis and hyperbola are called vertices of hyperbola। ठीक है। अब देखो, जैसे आपने हाइपरबोला के बारे में बात कर ली, हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा फिगर एक बार। यहाँ पे सेंटर हो गया आपके पास, इधर फोकस F1 F2। ये जो डिस्टेंस है ये A है, ये जो डिस्टेंस आपने ले रखी है C, सेम A, और यहाँ से यहाँ तक ये जो वर्टेक्स डिस्टेंस है ये हो गई C। अब जो ये चीजें आपने ऐसे ले रखी हैं, पॉसिबिलिटीज है आपके पास जो
आप पैराबोला भी ले रहे थे पहले, वो ऐसे ऊपर की तरफ से घूम रहा हो और एक नीचे की तरफ से घूम रहा हो। अगर ये इस तरह से घूम गया मीन्स वाई एक्सिस के अलोंग, तो अब ट्रांसवर्स एक्सिस ये हो जाएगी, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग आ रही है ये हो जाएगी आपके पास कॉन्जुगेट एक्सिस। अभी भी आपके पास F1 और F2 इसी ट्रांसवर्स एक्सिस पे आएंगे, दोनों फोकस, बीच में सेंटर रहेगा, दोनों के वर्टेक्स आ गए। अब बात जब करते हैं कि भाई हम यहाँ पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स की, तो जो ये वाला केस है इसमें जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं वो आप लिखोगे ±A0, और जब इसमें आप बात करोगे वर्टेक्स, तो इसमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आप लिखोगे 0 एंड ±A। सेम आप जब फोकस के कोऑर्डिनेट लिखोगे दोनों में, इसमें हम लिखेंगे ±C0, इसमें हम लिखेंगे इसमें तो ठीक था ±C0, यहाँ पे आएगा 0 एंड ±C। ठीक है, यस सर। अब आते हैं आपके पास भाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में बात करोगे तो ये जो लेंथ है आपके पास, ये भाई दोनों वर्टेक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वही आपके पास क्या रहेगी, लेंथ ऑफ ए ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ के बारे में बात करोगे तो आज आपके पास आ जाएगी A+A दैट इज 2A। और अगर आपसे बोले डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, तो देखिए भाई C यहाँ से यहाँ तक और C यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, C+C दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ए C। और देखिए जैसे आपने इलिप्स के अंदर एक क्वांटिटी B थी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे A is small quantity, C is the large quantity than A, then एक क्वांटिटी हम B डिफाइन करते हैं तो वो कैसे आएगी, C² इज इक्वल्स टू A² प्लस B², बिकॉज यहाँ पे A छोटा नंबर था तो इसलिए आप यहाँ पे लिख रहे हो C² इज इक्वल्स टू A² प्लस B²। और यहाँ से अगर आप B की वैल्यू देखोगे तो वो आपके पास कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट C² माइनस A²। जैसे हमारे पास इलिप्स में एक रिलेशन था ABC के अंदर, वैसे ही हाइपरबोला में हमारे पास एक रिलेशन आ जाता है AB और C के अंदर। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टर्म है वो है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी वही है जो आपने इलिप्स में पढ़ी थी। इसेंट्रिसिटी क्या है, E is equals to C upon A, that is distance of one focus, it is the ratio of distance of one focus from center to the distance of one vertex from the center of hyperbola। अब देखो आपको पता है भाई यहाँ पे C is greater than A, अगर हम C को A से डिवाइड कर दें, इट मीन्स दोनों तरफ A से डिवाइड कर लें, तो यहाँ से आपको क्या मिला, C अपॉन A इज ग्रेटर देन 1। C अपॉन A क्या रहेगा आपके पास, 1 से बड़ा नंबर। इट मीन्स आपके पास अगर हाइपरबोला है तो उसकी इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन आएगी 1। आप यहाँ से एक चीज और बता सकते हो, आप अगर आपको इसेंट्रिसिटी पता है किसी भी फिगर में तो आप ये बता सकते हो कि भाई वो इलिप्स रहेगी या फिर आपके पास हाइपरबोला है या फिर सर्कल है। सर्कल के लिए जो आपके पास इसेंट्रिसिटी है वो 1 हो जाती है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी से भी हम ये बता सकते हैं कि भाई आपका जो गिवन फिगर है वो कैसा है, आपके पास हाइपरबोला है, इलिप्टिकल है या सर्कल है।
क्योंकि पैराबोला में हमारे पास इसेंट्रिसिटी का कोई यूज नहीं किया था हमने। अब आती है बात स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। जैसे इलिप्स में, पैराबोला में आपके पास और सर्कल में आपने स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में बात की थी, वैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बात करते हैं हाइपरबोला के। भाई ये दिखने में थोड़ा सा, आप जब देखोगे तो कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा आपके पास इलिप्स में था, बस एक छोटा सा चेंज है, वो चेंज यहाँ पे है। इलिप्स में आपने यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज किया था, जब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइपरबोला में तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और सेकंड आपके पास फॉर्म है, वो है आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इसमें एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जब हम ये वाली फॉर्म कर रहे हैं तो आपकी ट्रांसवर्स जो एक्सिस है वो है अलोंग एक्स एक्सिस। तो अगर आपको अभी भी ये कंफ्यूजन रही कि भाई किस में कौन सी आएगी, और इसमें अगर हम ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करेंगे तो ये आ जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। एक इजी सा रूल है, इसको भाई याद रखने के लिए किसके अलोंग आएगी, आप ये देखो या तो भाई पॉजिटिव साइन किसके साथ है, या फिर आप ये देखो नेगेटिव साइन किसके साथ है। पॉजिटिव वाले में तो उसी के अलोंग आ जाएगी, अगर आप नेगेटिव साइन में जा रहे हो तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव वाई के साथ था तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स के साथ आएगी, इसलिए आप ये याद रखो पॉजिटिव साइन के साथ कौन आ रहा है, जो पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा होगा उसी एक्सिस के अलोंग आपको ट्रांसवर्स एक्सिस मिलेगी। यहाँ पे पॉजिटिव के साथ एक्स था तो एक्स एक्सिस के साथ ही ट्रांसवर्स एक्सिस है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन में वाई था तो ये आपके पास वाई एक्सिस के ही अलोंग है। दूसरी बात, यहाँ पे नीचे वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं है, चाहे नीचे वाला नंबर पाई कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नंबर लिखा हो। ठीक है, यहाँ पे वो वाला रूल नहीं है जो हम इलिप्स में देख रहे थे, भाई ए इज ग्रेटर देन बी, ये नहीं है। यहाँ पे हो सकता है ए लेस देन बी हो बी से। आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद ये देखना है कि भाई किस पे है आपके पास ट्रांसवर्स एक्सिस, तो आप यहाँ से देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से। अगर फोकस या वर्टेक्स दे रखे हैं तो आपको क्लियर हो ही जाएगा एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में किस पे आ रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर जब आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी तो आप यहाँ से देख के वो लिखोगे उसके लिए। ओके, अभी हमारे पास क्या बच गया इसमें, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है भाई, जैसा हमने पैराबोला में पढ़ा, जैसा हमने इलिप्स में पढ़ा है, वही सेम काम यहाँ पे भी है। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास करता है और पैराबोला को दो जगह पे टच करेगा, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपके पास लेटस रेक्टम, जैसे F1 और F2, तो ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दोनों आपके पास क्या है, लेटस रेक्टम हो जाएंगे इस हाइपरबोला के लिए। तो आपके पास यहाँ पे लेटस रेक्टम की तो डेफिनेशन क्या आ गई, लाइन सेगमेंट फ्रॉम any focus of hyperbola and whose endpoints lies on hyperbola। एंड पॉइंट्स हाइपरबोला के होने चाहिए और फोकस से पास करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम।
और इसमें आपके लिए एक ही चीज सम की होती है, वो क्या है, लेंथ ऑफ ए लेटस रेक्टम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में तो जो आपके पास इलिप्स में था सेम वही है, 2b² डिवाइड बाई ए। कोई चेंज आपके पास नहीं आएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए। क्लियर? यस सर। किसी टर्म में कोई डाउट हो तो वो बताइए। नहीं। नहीं है? चलो कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं सिंपल सिंपल, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। आपसे एक इक्वेशन गिवन है भाई, x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। देखिए फाइंड क्या क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, वो बता देता हूँ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकस के कोऑर्डिनेट। सेकंड वर्टिसेस फाइंड करने हैं, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट। इसेंट्रिसिटी आ जाएगी आपके पास। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये चारों चीजें आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे x² पहले लिखा है, तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग दिस विद इसके साथ कंपेयर करोगे भाई, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। इसको भी एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, x² अपॉन 16 को लिख सकते हैं 4² माइनस y² और 9 को लिख सकते हैं 3² इज इक्वल्स टू 1। अगर इनको कंपेयर करते हैं, देन वी गेट a इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू आपके पास 4 है, b की वैल्यू आपके पास है 3 है। तो आपको अगर फोकस के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, इट मींस आपको c कैलकुलेट करना है। आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए c। वी नो दैट c² इज इक्वल्स टू a² प्लस b², and then c² is equals to 4² plus 3². c², 4² is 16 plus 3² is 9. c² is equals to 25. Then we have c is equals to 5. ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन है x² अपॉन a² में है, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, transverse axis is along the x-axis. Therefore, the focus coordinates of focus क्या आ जाएंगे? 0 प्लस माइनस c। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस c आता है बेटा, फोकस के कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस c और 0 लिखते हैं। एक्स एक्सिस पे तो पहले ही आएगा प्लस माइनस 5 एंड 0। वर्टिसेस क्या होंगे? वर्टिसेस में आपके पास आता है प्लस माइनस a एंड 0, देन वी हैव प्लस माइनस 4 एंड 0। नाउ वी हैव इसेंट्रिसिटी दैट इज c अपॉन a, c की वैल्यू है 5 अपॉन 4 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की वैल्यू है 2b² अपॉन a। 2 इंटू b² की वैल्यू है 9 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है 4। ये आ गया आपके पास 9/2 यूनिट्स। क्लियर? यस सर। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास y² अपॉन 9 माइनस x² अपॉन 27 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे, इसमें देखिए y² 9 को लिख सकते हैं हम 3² माइनस x² अपॉन 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 and root 3 कंप्लीट रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 1।
अब इसको कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग इट विथ, किसके साथ कंपेयर करना आपको, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. वी गेट a is equals to 3 and b is equals to 3 and root 3. सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए c की वैल्यू. We know that c square is equals to a square plus a b square. So we have c is equals to under the root, the a square is 9 and square of b is 27. So we have c is equals to under root a 27 plus 9 is 36. Then we have c is equals to 6. As the transversal axis, यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग है, ट्रांसवर्स एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, वाई पहले है ना इसमें, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग होगी. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी आर 0. वाई एक्सिस पे तो भाई एक्स की जगह 0 और फोकस के कोऑर्डिनेट में आप लिखते हो प्लस माइनस सी और सी की जगह पे आ जाएगा 6. देन वी हैव वर्टिसेस, वर्टिसेस में x की जगह पे 0 एंड प्लस माइनस a की वैल्यू आपके पास है 3. देन वी हैव 0 एंड प्लस माइनस 3. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी. द एसेंट्रिसिटी इज गिवन बाय c अपॉन a. द वैल्यू ऑफ c इज 6 डिवाइड बाय 3. देन वी हैव एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 2. नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम. Length of lattice rectum is given by 2b square divided by a. 2, the value of b square is 27 divided by a, that is 9. Sorry, a is 3. Then we have 2 into 9, that is 18 unit. ठीक है, देखिए ये सिंपल थे आपके पास, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी थी सेम उसी फॉर्म में दे रखे हैं. अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मीन्स नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया है 9y स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36. फर्स्ट convert it into the standard form. For standard form we have to divide the equation by 36 on both sides. We have 9y square divided by 36 minus 4x square divided by 36, which is equals to 36 upon 36. 4, 9. Y square divided by 4 minus x square divided by 9 is equals to 1. Then we get y square. We can write 4 as 2 square minus x square upon 3 square is equals to 1. ये इक्वेशन जो हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म किया था उसके साथ आ गई. तो यहाँ से इसको कंपेयर कर लीजिए, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. कंपेयर करते ही आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू आ जाएगी 3. देन वैल्यू ऑफ सी इज गिवन बाय अंडर द रूट ए स्क्वायर मींस 4, वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज 9. देन वी गेट सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 4 13. सी की वैल्यू आ गई आपके पास अंडर रूट 13. जैसे ही आपके पास सी की वैल्यू अंडर रूट 13 आई, आप यहाँ से ये देखोगे कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ट्रांसवर्सल एक्सिस या वाई एक्सिस है. तो यहाँ पे देखेंगे यार ट्रांसवर्सल एक्सिस इज अलोंग किस पे है भाई, वाई एक्सिस के अलोंग है. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, अगर y एक्सिस के अलोंग है देन x की वैल्यू होगी 0 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी आर 0 एंड प्लस माइनस c. देन वी गेट प्लस माइनस अंडर रूट 13. कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस 0 एंड प्लस माइनस a. वैल्यू ऑफ a is 2. देन वी हैव वर्टिसेस इक्वल्स टू प्लस माइनस 2. फॉर इसेंट्रिसिटी वी हैव c अपॉन a. Value of c is under root 13 divided by a. Okay. Then focus हो गया. What is length of lattice rectum? Lattice rectum is equals to
2b² डिवाइड बाई a 2 इंटू b² की जो वैल्यू आपके पास है वो 9 थी, होगा भाई 9 डिवाइड बाई a की वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ से आगे 9 है यूनिट। कोई डाउट? नहीं। तो भाई अगले तीनों क्वेश्चंस पे ट्राई कर लोगे, 4th 5th एंड 6th। 5th में किससे डिवाइड होगा? 5th में राइट साइड में क्या है 36, तो 36 से ही डिवाइड होगा। पर ये 5 से तो डिवाइड नहीं होगा फिर। बता देता हूँ, देखो 5y² माइनस 9x² इज इक्वल टू 36 है। अब दोनों साइड 36 से डिवाइड कर दीजिए, 9x² डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कीजिए कैंसिल, यहाँ पे 4। अब ये आपको दिख रहा होगा कैंसिल नहीं होता, तो इसको हम ये लिख सकते हैं y² डिवाइड बाई 36 अपॉन 5 लिख सकते हैं, 5 अपॉन 36 को, ठीक है ना। अगर ये 5 कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो इस 5 को यहाँ पे लेके जाते हैं, 36 अपॉन 5 मीन्स आप ये कर रहे हो y² को डिवाइड कर रहे हो 36 अपॉन 5 में, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 5 अपॉन 36 हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो अब इसको कैसे लिखोगे y², 36 को तो लिख सकते हैं भाई 6 का स्क्वायर, और 5 की जगह आप नीचे लिखोगे √5, तो 6 अपॉन √5 पूरे का होल स्क्वायर माइनस x² अपॉन 2² is equals to 1. Then we have value of a is equals to 6 upon √5 and value of b is equals to 2. Now calculate c. Okay. ठीक है सर।